हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अत्यंत महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यदि आप पूरे प्रश्न कर लेते हैं तो 5 क्वेश्चन, तकरीबन 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यह जो है काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए बिना समय गंवाए आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और अगर यदि आपको प्रश्न का उत्तर पहले से पता है तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए। और दोस्तों, उसके अलावा यदि आपको हमारी वीडियो में कुछ भी त्रुटि नज़र आ रही है और कुछ सुधार की ज़रूरत है तो उसे भी अपनी राय के माध्यम से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ताकि हम अगले वीडियो में उसको सुधार सकें। चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर और देखते हैं प्रश्नों का लेवल। आप प्रश्नों का लेवल भी देख के समझ सकते हैं। ये प्रश्न जो है सिलेक्टेड है और कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए प्रश्न को आप ध्यान में रखेंगे। आज का आपका पहला जो प्रश्न है दोस्तों, और दोस्तों यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इससे जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको सभी एग्जामों से रिलेटेड सबसे बेहतरीन और सबसे पहले नोटिफिकेशन उपलब्ध करवाई जाएंगी। जितने भी सरकारी नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है केंद्र लेवल पर या राज्य लेवल पर, सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर इससे आप जरूर जुड़ जाइए और सब नोटिफिकेशन आपको बेहतरीन, बिल्कुल समाधान सहित मिल जाएंगे और कुछ भी यहाँ पे फेक नहीं बताया जाएगा। रियलिटी जो है दोस्तों सीधे तौर पे आपके सामने दर्शाया जाएगा, रख दिया जाएगा। आप उससे ही निर्णय अपने ले सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा हुगली नदी। दामोदर दोस्तों हुगली नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों यदि आपको पूछा जाए कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है तो उसका भी सही उत्तर हो जाएगा आपको हुगली नदी। कोलकाता दोस्तों हुगली नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आपको बता दें, कोलकाता से रिलेटेड कुछ तथ्यों को, पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। 1911 में इसे परिवर्तित करके नई दिल्ली कर दी गई। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिहंद नदी। ओबरा बांध रिहंद नदी पर बनाया गया है, आप इसे भी याद रखेंगे। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, चखा किस देश की सम्मिलित परियोजना है? चखा किस देश की सम्मिलित परियोजना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत एवं भूटान, याद रखेंगे सम्मिलित परियोजना है। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, भूकंप मापी जिसको सिस्मोग्राफ की खोज जो है किसने की? सिस्मोग्राफ की खोज किसने की दोस्तों? तो इसका सही उत्तर जो है आपका आंसर के रूप में जॉन मिल है। जॉन मिल इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप इसे भी बताएंगे अपने कमेंट के माध्यम से कि आपको 4 ऑप्शन वाले प्रश्न ज़्यादा पसंद है या फिर जैसे हम आंसर डायरेक्ट ऑनलाइनर आंसर करवा रहे हैं वो आपको सही लग रहा है। दोस्तों हम आपके लिए ऑनलाइन प्रश्न इसलिए ला रहे हैं ताकि इससे कि आपका टाइम बचे, इससे आपका दोस्तों टाइम बचे और आप सिर्फ प्रश्न को देखें और उसका जवाब देखें। उसके बाद आप प्रश्न को नोट कर ले। यदि 4 ऑप्शन को हम लाएंगे तो उसमें अधिक समय लगेगा, जिससे आपके समय की बर्बादी होगी। तो दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ऑनलाइनर एग्जाम के लिए, वन डे एग्जाम के लिए सिर्फ ये जो है बहुत अच्छा माध्यम है और आप यहाँ से कम समय में अच्छी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसका PDF भी हम लें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे बिल्कुल मुफ्त में ये सारी PDF आपको मिल जाएगी, दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, वहाँ से आप अच्छे खासा रिवीजन कर पाएंगे बार बार प्रश्नों को। उसके अलावा यदि आप प्रश्न को बार बार रिवीजन करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो प्रश्न वीडियो को कंटिन्यू 1 से 2 बार देख लें, आपको वैसे भी प्रश्न याद हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, केलकर टास्क फोर्स केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करों से, अर्थात टैक्स, अर्थात क्या दोस्तों, टैक्स से। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध जो था वो करों से था। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है आपका, मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किससे है? मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध दोस्तों बिहार राज्य से है। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किससे है? तो बिहार राज्य से है। दोस्तों यदि अभी वर्तमान समय में भारत में राज्यों की संख्या की बात करें तो वर्तमान में 28 राज्य, कितने राज्य है दोस्तों? 28 राज्य है। वो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें एक आपका बिहार भी है। यदि पूछा जाए कि सबसे
ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भारत के किस राज्य में है? तो उसका भी सही उत्तर हो जाएगा आपका बिहार। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। कितने हैं दोस्तों? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है बिहार में। उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 18 है, भूकंप की लहरें जहाँ सबसे पहले पहुँचती है उस जगह को, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकेंद्र। भूकंप की लहरें जहाँ सबसे पहले पहुँचती है उसको अधिकेंद्र बोलेंगे। आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक कोयला जो पाया जाता है किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिटुमिनस। बिटुमिनस आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि कोयले के प्रकारों की बात करें तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सबसे उत्तम कोटि का कोयला जो होता है एंथ्रासाइट होता है। उसके बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट, फिर पीट। उसके बाद दोस्तों बिटुमिनस दूसरे नंबर पे, फिर लिग्नाइट तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे जो आता है सबसे घटिया किस्म का कोयला दोस्तों वो आपका पीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीट। फिर एक बार रिवीजन कर लीजिए दोस्तों, आप नोट करते चलते हैं तो ये बहुत ही अच्छी खासियत है एक स्टूडेंट की, आपकी नोट करके चल रहा है। तो दोस्तों सबसे उत्तम किस्म का कोयला हो जाएगा एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर पीट। 4 किस्म के कोयले होते हैं, आप इसे ध्यान में रखेंगे। उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है, घटिया किस्म का कोयला पीट होता है। भारत में सबसे अधिक कोयला की मात्रा बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है। और कोयला का उत्पादन किया जाए तो झारखंड राज्य प्रसिद्ध है। झारखंड कोयले के उत्पादन में अग्रणी एक राज्य है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोल की खोज कब हुई थी? भारत में सर्वप्रथम पेट्रोल की खोज कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1860 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में भारत में प्रथम बार पेट्रोल की खोज हुई थी। दोस्तों यदि तेल शोधक कारखाना की बात करें, भारत में सर्वप्रथम पहला तेल शोधक कारखाना की बात करें तो वो था असम का डिगबोई। असम का डिगबोई क्षेत्र दोस्तों, डिगबोई में प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है आपके एग्जाम में। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? असम का डिगबोई में, असम के डिगबोई क्षेत्र में। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोल की खोज 1860 में कहाँ पे हुई थी? देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे दिया भी है। 1860 में जो तेल की खोज प्रथम बार हुई तो कहाँ पे हुई, किस राज्य में? तो इसका सही उत्तर जाएगा असम में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? असम में। इसलिए असम के डिगबोई में, असम के कहाँ पे? डिगबोई में प्रथम तेल शोधक कारखाना की स्थापना जो है कर दी गई थी। दोस्तों आप इन प्रश्नों को, उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, देश में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना। देश में प्राकृतिक गैस एवं तेल आयोग की स्थापना जो हुई थी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना ये कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 1956 में। 1956 ईस्वी में तेल एवं प्राकृतिक गैस कारखाना की जो है स्थापना, आयोग की स्थापना हुई थी। आप इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, जल विद्युत को किसकी उपमा दी जाती है? जल विद्युत को किसकी उपमा दी जाती है? तो जल विद्युत को दोस्तों श्वेत कोयला की उपमा दी जाती है। अर्थात जल विद्युत को आप श्वेत कोयला भी कह सकते हैं, क्योंकि जल विद्युत श्वेत कोयला इस पर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जल का जो ऊष्मा के रूप में बिजली उत्पन्न करने के रूप में इस्तेमाल होता है और कोयला भी इसमें सहायक होती है। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 24 है आपका, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फरीदाबाद में। फरीदाबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे भी आप याद रखेंगे। दोनों ही प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। अक्षय ऊर्जा दिवस कौन सा दिवस दोस्तों? अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं नीचे 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, आपके वनडे एग्जाम, प्रत्येक वनडे एग्जाम में जीके जीएस प्रश्न से, जीके जीएस के टॉपिक से दोस्तों एक दिवस पूछा जाता है, चाहे किसी का भी दिवस पूछा जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस आपसे हम साझा करेंगे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, और 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मार्च जल दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस, 5 जून दोस्तों पर्यावरण दिवस। ठीक है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप इसे भी याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जामों में। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेन का। बुल फाइटिंग दोस्तों स्पेन
एक देश है जहाँ का राष्ट्रीय खेल है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का नेशनल प्ले जो क्या है खेल दोस्तों, तो वह हो जाएगा आपका हॉकी। क्या हो जाएगा दोस्तों? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। उसके अलावा दोस्तों हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र को। किसे दोस्तों? ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र। दोस्तों आप इसे भी याद रखेंगे। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी और स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग। ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रश्न संख्या 27 से आपका, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल राज्य। केरल राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद से लगातार कांग्रेसों का ही जो महत्व अधिक महत्वपूर्ण था, उनका ही परचम पूरे देश में फैला हुआ था और इसका महत्वपूर्ण कारण था कि जवाहरलाल नेहरू जी का अत्यंत लोकप्रिय होना। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद जो पहली बार गैर लोकतंत्र की सरकार बनी थी वो हमारे केरल राज्य में बनी थी। केरल राज्य में बनी थी। आप इसे भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ यूएसएसआर दोस्तों, यूएसएसआर 15 गणतंत्रों में विभाजित हो गया था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1991 में। 1991 में इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 15 गणराज्यों में विभक्त हो गया था। कौन दोस्तों? सोवियत संघ। उसके बाद रूस एक अकेला राज्य, शक्तिशाली राज्य बचा हुआ है। रूस ही पहले सोवियत संघ के रूप में जाना जाता था जब 15 गणराज्य उसमें सम्मिलित थे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही इसका विभाजन हो गया तो रूस सबसे बड़ा राष्ट्र के रूप में निर्मित हुआ और 15 अन्य राष्ट्र बन गए धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों। ये घटना कब हुई? तो 1991 में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 29 है, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 100। अभी वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संघ सूची में 100 विषयों को सम्मिलित किया गया है। पहले ये जो संख्या थी वो 97 थी, 97 दोस्तों। पहले यह संख्या 97 थी, परंतु वर्तमान समय में ये संख्या बढ़ के 100 हो गई थी। भारतीय 100 हो गई है। भारतीय संविधान में संघ सूची में वर्तमान समय में 100 विषय हैं। पहले यह संख्या 97 थी। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय जो थे जो दोस्तों, वो हमारे दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी भारतीय एवं भारतीयों के लिए काफ़ी कुछ किए हैं। ठीक है दोस्तों। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय भी रहे हैं। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने किया था और ये प्रथम फारसी अध्यक्ष भी रहे थे दोस्तों। फारसी अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस के। दूसरे अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष की बात करें तो वेमस चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना दोस्तों, शुरू से कुछ तथ्य को जान लेते हैं हम कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1885 ईस्वी में। किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने की। किसने की? तो दोस्तों ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम आप याद रखेंगे दोस्तों। उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में हुई। किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने की। और दोस्तों अंग्रेज अधिकारी कौन था उस समय? तो लॉर्ड डफरिन था। और दोस्तों कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला कौन था? तो वेमस चंद्र बनर्जी। दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला दादा भाई नौरोजी, जो प्रथम फारसी अध्यक्ष थे। साथ ही साथ ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय भी दादा भाई नौरोजी थे। और दोस्तों दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। तो इन तथ्यों को आप इससे संबंधित याद रखेंगे। किनसे संबंधित दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का गणना जो है निकाला था। कितना रुपए दोस्तों? लगभग 20 रुपए निकाला था। राष्ट्रीय आय का गणना करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। कहाँ के दोस्तों? भारत के। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, इन्हीं की एक बहुत ही जो प्रसिद्ध है पुस्तक का नाम है, आप दोस्तों वीडियो को इस पॉज करके उस पुस्तक का नाम कमेंट बॉक्स में बताने की कष्ट करेंगे, जिससे हमें आपका पढ़ाई का अंदाज़ा लग सके और लग सके कि आपकी तैयारी ठीक ठाक है। और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी सफलता भी बहुत जल्दी हो जाए, सफल आप हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों आप कोशिश करेंगे कि इसका नाम बताएं। नहीं तो दोस्तों आपको बता दें कि इनकी जो पुस्तक थी जो बहुत ही प्रसिद्ध रही, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी पुस्तक जो थी दोस्तों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल
इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दोस्तों, इसका शॉर्ट लिख दिए हम। आप इसको विस्तारित रूप से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका अगला नंबर जो प्रश्न है, कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? लगभग में पूछा जा रहा है, लगभग कितनी है? तो दोस्तों 1760 किलोमीटर। 1760 किलोमीटर किसकी? कोंकण रेलवे की लंबाई 1760 किलोमीटर है। आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में दोस्तों। किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत की। कब की थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम दोस्तों भारत में रेलवे जो है 34 किलोमीटर की सफर तय किया था पहली बार। दोस्तों कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर सफर तय किया था। कब किया था? 16 अप्रैल 1853 में। किसने? किसके शासनकाल में दोस्तों? तो अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाले विटामिन कौन सा है? ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट होने जाने वाला विटामिन दोस्तों पूछा जा रहा है आपको। तो ये जो आपका सही उत्तर हो जाएगा एस्कोर्बिक अम्ल, अर्थात क्या दोस्तों? अर्थात विटामिन सी, आपका विटामिन सी आपका ऊष्मा द्वारा नष्ट हो जाने वाला विटामिन है, एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन सी। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। तो आप इसे याद रख लेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों आपको याद होगा कि WBC हमारे रक्त का एक समूह है। ठीक है दोस्तों, W से वाटर हो जाएगा और BC जो है विटामिन बी एंड विटामिन सी दोस्तों आपका जल में घुलनशील अर्थात पानी में घुलनशील है। बाकी दोस्तों विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई जो है आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आशा करते हैं कि आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो गया होगा। आप याद रखेंगे WBC अर्थात W से वाटर और BC विटामिन बी एंड विटामिन सी वाटर में अर्थात पानी में घुलनशील विटामिन हैं। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड बहुत ही जल्द हम आपके लिए अच्छी वीडियो पूरे विटामिन से रिलेटेड लेके आने वाले हैं। उसको भी आप बेहतर तरीके से समझने के लिए चैनल को अच्छे तरीके से सब्सक्राइब करें, इसे जुड़ लीजिए और कोई भी नोटिफिकेशन आए तो उसको चेक जरूर कर लीजिए एक बार। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाएं। यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन और रियलिटी, फेक कोई भी न्यूज नहीं बताई जाएगी, सभी रियलिटी बताई जाएगी दोस्तों और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर इससे आप जरूर जुड़ जाइए। वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो वीडियो को भी लाइक जरूर करें। चलते हैं अगले प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद जो आपका अगला नंबर प्रश्न है, मुंबई किस द्वीप पर बसा है? मुंबई किस द्वीप पर बसा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सालसेट द्वीप दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 35 है आपका, धुआंधार प्रपात कहाँ स्थित है? धुआंधार प्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा आपका जबलपुर अर्थात मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रपात स्थित है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 36 है आपका, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस जो दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, कि क्यों मनाया जाता है प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। दोस्तों सर्वप्रथम यदि गांधी जी के जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्मदिन हुआ था और 2 अक्टूबर को ही हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद 9 जनवरी दोस्तों 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से घर लौटे। इसलिए 9 जनवरी को दोस्तों महापुरुष के घर आगमन पर यानी विदेश से घर के आगमन पर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अंतिम समय 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी जी को गोली मार दी गई, जिसके बाद उसकी जो है मृत्यु हो गई। तो 30 जनवरी को दोस्तों 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम इन तीनों दिवसों को अच्छे से याद रखेंगे। सर्वप्रथम दोस्तों 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था, इसलिए उसका गांधी जयंती और अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी वो विदेश से भारत लौटे, इसलिए प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 30 जनवरी
उनकी हत्या कर दी गई नाथूराम गोडसे द्वारा, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो को समझ में आ रही होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों, ताकि हम अगला वीडियो भी आपके लिए बेहतरीन तरीक़ा से अच्छे प्रश्नों को सेलेक्ट कर लाभ पाने में सक्षम रहे। इससे हम लोग को भी दोस्तों थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। हमारी टीम भी चाहती है कि व्यूअर अच्छे आएँ और लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा आए, ताकि वो अपने प्रश्नों को अधिक से अधिक बेहतरीन बना सके। ठीक है दोस्तों, सेलेक्टेड प्रश्न ला सके। चलते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37 से आपका नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, समुद्र के जल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? दोस्तों, समुद्र का जल कैसा होता है? तो नमकीन होता है, खारा होता है। समुद्र के जल को आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कौन सी विधि द्वारा? आसवन प्रक्रिया या विधि द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे भी याद रखेंगे। पीडीएफ के लिए आपको यह ध्यान में रहे कि हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाना है, जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों? आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में हम अवेलेबल करवा देंगे। चलते हैं 39वां प्रश्न में। आपका 39वां प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के चेयरपर्सन को क्या कहते हैं? लोकसभा के चेयरपर्सन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीकर। लोकसभा के चेयरपर्सन को स्पीकर बोला जाता है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 40 है आपका, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1938 में। 1938 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है दोस्तों, चीन के संसद को क्या कहते हैं? चीन के संसद को क्या कहा जाता है? तो चीन के संसद को नेशनल पीपल कांग्रेस कहा जाता है। चीन के संसद को क्या कहा जाता है दोस्तों? नेशनल पीपल कांग्रेस। नेशनल पीपल कांग्रेस चीन के संसद को कहा जाता है। आज का दोस्तों आपका अंतिम नंबर प्रश्न है, एनडीए की स्थापना डिफेंस ट्रेनिंग संस्था के रूप में कब हुई? एनडीए की जो स्थापना है दोस्तों, डिफेंस ट्रेनिंग के रूप में कब हुई? एनडीए, सो दोस्तों एनडीए ऐसे होगा। एनडीए की स्थापना डिफेंस ट्रेनिंग के रूप में कब हुई? तो अक्टूबर 1949 को। अक्टूबर 1949 को। उसके साथ तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर इससे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि आपको यहाँ पे बेहतरीन तैयारी करवाने का साधन मिल सके। आप अपने तैयारी को बेहतरीन ही नहीं बल्कि बहुत बेहतरीन कीजिए, बहुत बेहतरीन कर सके और अपने सिलेक्शन की जो आपकी मंशा है उसे पूरी कर सके, अपनी इच्छा को पूरी कर सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर दें। आपको अगले वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कैसे चाहिए, और प्रीवियस ईयर के किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर लाए तो किस एग्जाम की दृष्टि से लाए, किस तरह के प्रश्न लाए, और आपको सब्जेक्ट भी हमें ज़रूर बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट की आवश्यकता बहुत अधिक है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।